हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। अपना जो चैप्टर चल रहा था क्लास 10 में हिंदी मीडियम का, वो था दैनिक जीवन में जो रसायन होते हैं, मतलब अम्ल, क्षार, लवण, इस तरह के कुछ अपन टॉपिक जो पढ़ चुके थे। लास्ट क्लास में अपन ने कैल्शियम के 2 यौगिकों के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे कि जो साबुन और अपमार्जक होते हैं वो क्या होते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि आप जो वीडियो है ना उसको कंप्लीट देखा करें। वीडियो जो है उसको बीच में स्किप ना करें, बीच में नहीं छोड़ें, जिससे कि आप जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ठीक है, तब अपन स्टार्ट करते हैं साबुन और अपमार्जक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साबुन और अपमार्जक का मतलब डिटर्जेंट, जिसको घरेलू लैंग्वेज में सर्फ भी बोलते हैं। बाकी आप ध्यान का ध्यान रखो। ऐसे एक तो होता है साबुन और एक होता है अपमार्जक। ठीक है, साबुन और अपमार्जक। सबसे पहले ये जो अपमार्जक शब्द है वो लिया कहां से गया? तो अपमार्जक एक दूसरी लैंग्वेज होती है, लैटिन भाषा होती है, उसका शब्द है। इसका मतलब होता है टू वाइप क्लीन। इसका मतलब होता है कि इसका अर्थ अगर लिखे अर्थ तो वो होता है स्वच्छ करने वाला, किसी चीज को साफ करने वाले। तो साबुन और अपमार्जक जो है वो कपड़ों में से गंदगी को साफ करते हैं, इससे ये पता लगता है अपन को। ठीक है, अगली जो बात आती है वो आती है कि सबसे पुराना अपमार्जक आपसे पूछा जाए तो आप आंसर देंगे साबुन। सबसे पुराना अपमार्जक जो है वो कौन होता है? साबुन होता है, साबुन। ठीक है, सबसे पुराना जो है ना अपने पास साबुन होता है। अब अपन इससे रिलेटेड और आगे चीजें देखते हैं। सबसे पहले आपसे सब पूछा जाए कि साबुन किसे कहते हैं, साबुन की परिभाषा पूछी जाए और एक अभिक्रिया होती है जिसको अपन बोलते हैं साबुनीकरण। पहली बात साबुन किसे कहते हैं, फिर उसके बाद साबुनीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है, कैसे अपन साबुन बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो कि साबुन बनाने के लिए अपन को किस चीज की जरूरत होगी। तो इसकी परिभाषा जो हो जाएगी ना वो हो जाएगी उच्चतर वसीय अम्लों के, उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण। उच्चतर वसा अम्ल, उच्चतर का मतलब होता है जिसमें कार्बन वो कम से कम तो हो 12 और अधिक से अधिक हो 18। उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल या उच्चतर वसा अम्ल, वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। अब आपको यहाँ पे पता लग गया कि जो कार्बन वो इसके अंदर ज्यादा है, और कार्बन ज्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि दीर्घ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो दीर्घ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त होते हैं, मतलब ये। ठीक है, तो उच्चतर वसीय अम्लों या वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। ठीक है, अब अपन इसको समझते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो क्या होता है C17H35COO Na। अगर इसकी जगह Na की जगह पे H होता है H, तो इसको बोलते हैं स्टीरिक अम्ल। मतलब जो वसा अम्ल होते हैं ना, वसा अम्ल वो होते हैं स्टीरिक अम्ल और पामिटिक अम्ल। ठीक है, इस तरीके से जो वसा अम्ल होते हैं उनसे ये बनाए जाते हैं। तो इस यौगिक का पूरा नाम अगर लिखें तो पूरा जो नाम है वो है Na का जो नाम हो गया सोडियम, और बाकी जो बचा हुआ है उसका नाम हो जाएगा स्टीयरेट है। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई इसकी। इसमें देखो ये जो भाग है इसमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये कौन सा भाग हो गया? हाइड्रोकार्बन भाग। कौन सा? हाइड्रोकार्बन। और इधर जो भाग है उसमें हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसमें चार्ज आता है सोडियम में +1 और इस पे -1। तो ये हो गया एक तरह से आयनिक भाग या ध्रुवीय भाग। जब अपन एक मिश्र निर्माण की अभिक्रिया या साबुन या अपमार्जक द्वारा कपड़ों को साफ करने की जो अभिक्रिया होगी उसमें अपन इस चीज को समझेंगे। अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि आपसे मोस्ट पॉपुलर साबुन का नाम पूछेंगे तो आप आंसर देंगे सोडियम स्टीयरेट। अगर यहाँ पे होता के तो ये चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता, क्या नाम हो जाता है? पोटेशियम स्टीयरेट। अब अपन देखते हैं कि बनाया कैसे जा सकता है इसको। तो बनाया इस तरीके से जा सकता है कि CH2COO, CHCOO और CH2COO, ये आप याद रख सकते हैं बिल्कुल सिंपली। उसके बाद में यहाँ पर R और R का जो मतलब है ना वो है ये जो लिखा हुआ है ना ये मतलब C17H35 वो इस R की जगह पर है। समझ में आ रही है बात? इस R की जगह पर है। फिर अपन इसकी रिएक्शन जो करवाते हैं वो करवाते हैं NaOH के साथ। मतलब NaOH के साथ ये वसा अम्लों के जो एस्टर होते हैं उनको गर्म किया जाए। गर्म किया जाए तो जो Na है ना, Na वो जो है इसके साथ लग जाता है RCOONA। ये लिखा हुआ है ना, ये इसमें R का मतलब मैंने क्या बताया C17H35
तो ये COO और COO ये हो गया। तो ये जो CH2 है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसमें Na और CH2 CH और CH2 के साथ लग जाएंगे OH, इसका मतलब 3 तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो आंसर अपने पास आएगा 3RCOO Na प्लस CH2 OH CH OH और CH2 OH। ठीक है, ये जो है ना, ये इसमें सोडियम है, इसलिए ये जो साबुन प्राप्त हुई उसको अपन बोलेंगे सोडियम साबुन। क्या बोलेंगे, सोडियम साबुन। अगर इसकी जगह पे के आ जाता के तो क्या बोलते हैं, पोटेशियम साबुन बोलते हैं। आई बात समझ में। तो अगर इसकी परिभाषा दें अपन कि साबुन बना कह सकते हैं, मतलब साबुनीकरण एक अभिक्रिया होती है, इसको अपन बोलते हैं साबुनीकरण। पूछा भाई क्वेश्चन, साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर कि वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन बनने की क्रिया को उच्चतर या दीर्घ श्रृंखला युक्त वसीय अम्लों या वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन बनने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं परिभाषा को, ये परिभाषा पूछी हुई है। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं कि साबुनीकरण की क्रिया में जो सह उत्पाद होता है, सह उत्पाद, सह का मतलब होता है साबुन के साथ क्या प्राप्त होता है, तो साबुन के साथ जो प्राप्त होता है उसका नाम होता है ग्लिसरॉल, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है ग्लिसरीन। साबुनीकरण अभिक्रिया में साबुन के अलावा प्राप्त उत्पाद का क्या नाम है, तो प्राप्त उत्पाद है उसका नाम है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। दोनों में से कोई सा भी नाम लिख सकते हैं आप, दोनों नाम ही क्या होते हैं, सही होते हैं। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अपन तुलना करते हैं, एक तो होती है सोडियम साबुन और एक होती है पोटेशियम साबुन। मतलब एक तो लिखा हुआ मेरे पास RCOONA और एक लिखा हुआ RCOOK। ठीक है, मतलब इन दोनों को ही साबुन बोलते हैं, जबकि अपमार्जक में तो केवल सोडियम आता है। यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम दोनों आ सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से सॉफ्ट कौन सी है, सॉफ्ट मृदु साबुन कौन सी होती है, तो मृदु साबुन जो है वो ये होती है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि पोटेशियम साबुन जो है वो सोडियम साबुन की अपेक्षा करते मृदु होती है, सॉफ्ट होती है। इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए पोटेशियम साबुन का उपयोग शेविंग क्रीम या शैम्पू इनमें काम में लिया जाता है इनको। और जो साबुन अपन काम में लेते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो, उसमें अपन ये वाले साबुन जो उपयोग में लेते हैं। ठीक है, तो ये जो साबुन है पोटेशियम साबुन मृदु होती है, इसलिए इसका उपयोग किसमें करते हैं, शेविंग क्रीम जो होती है उसमें, या शैम्पू जो होता है उसमें, इस तरीके से जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर किसका उपयोग किया जाता है, पोटेशियम साबुन का। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एक साबुन होती है पारदर्शी साबुन। पारदर्शी साबुन का मतलब है जिसके आर पार अपन देख सकते हो। जैसे एक साबुन चलती है मार्केट में पियर्स, तो पियर्स साबुन होती है ना, उसमें होते तो यही है, लेकिन उनमें एक एक्स्ट्रा पदार्थ और मिला होता है जिससे कि वो पारदर्शी हो जाती है, पारदर्शी। तो उस पदार्थ का नाम है ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। तो आपसे ऐसे पूछे पारदर्शी साबुन बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो आपके पास आंसर जो है ना ये होना चाहिए। ये कॉम्पिटिशन में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी तरह के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके अंदर पूछा हुआ है कि पारदर्शी साबुन निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो आप आंसर क्या देंगे, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। अभी तक जो मैंने बताया वो शायद आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब अपन इससे आगे देखते हैं कि जो सोडियम और पोटेशियम साबुन होते हैं वो जल में किस तरीके से क्रिया करते हैं। तो साबुन जो अपने पास थे पोटेशियम और कैल्शियम जो साबुन थे, उन्होंने बता दिया आपको कि कैल्शियम साबुन जो मृदु होता है और जो सोडियम साबुन होता है वो उसकी तुलना में थोड़ा हार्ड होता है, कठोर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि साबुन जो होता है ना, साबुन वो जल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है। तो साबुन जो होता है चाहे वो कोई सा भी हो, कोई सा मतलब सोडियम साबुन हो चाहे से पोटेशियम साबुन, सोडियम और पोटेशियम साबुन दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। याद रखना है आपको, सोडियम और पोटेशियम दोनों साबुन ही जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन अगर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के रूप में बन जाए तो ये घुलनशील नहीं होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन देखो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साबुन जो है ना, साबुन वो केवल मृदु जल में ही, सॉफ्ट वाटर होता है ना, सॉफ्ट वाटर, उसी में कपड़े जो है ना उनको साफ कर सकता है, मृदु जल में ही इसका उपयोग किया जा सकता है, कठोर जल में जो है ना इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इसका कारण पूछते हैं आपसे कि मृदु जल में तो मान लो इसने कपड़े को धो दिया, मृदु जल का मतलब है शुद्ध जल, शुद्ध जल का मतलब जिसके अंदर कोई अशुद्धियां नहीं उपस्थित हो, और कठोर जल का मतलब होता है जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन उपस्थित हो, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन उपस्थित हो, इनके क्लोराइड या सल्फेट के रूप में, किसके रूप में, इनके क्लोराइड या सल्फेट के रूप में उपस्थित हो। तो आप इसको इस तरीके समझे, बहुत आसान तरीके समझ सकते हैं। साबुन जो था उसका सूत्र अपन ने लिखा था RCONA, ठीक है, इसकी
जो कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम या कैल्शियम, पहले बार मैग्नीशियम लिख देते हैं अपन, इसके साथ रिएक्शन हो गया अगर, तो सोडियम और मैग्नीशियम जो है उनपे धनावेश होता है, इसलिए दोनों आपस में एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन जो होगा वो ये होगा। तो इसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, इनको डबल करना पड़ेगा, डबल इसको, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी साबुन बन गई है, इसको बोलते तो कौन सा साबुन बोलते हैं, सोडियम साबुन बोलते हैं, और इसको कौन सी बोलेंगे, मैग्नीशियम साबुन। और अगर कैल्शियम यहाँ पे होता तो कौन सा बन जाता, कैल्शियम साबुन। तो मैंने अभी बताया था आपको कि सोडियम और पोटेशियम साबुन जल में घुलनशील होते हैं, जबकि मैग्नीशियम और कैल्शियम साबुन जो होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं। तो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है ना, वो सोडियम और पोटेशियम साबुन को किसमें चेंज कर देते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन में चेंज कर देते हैं, जिसके बाद वो क्या हो जाती है, अवक्षेपित हो जाते हैं, अवक्षेपित। इसीलिए साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता है, ठीक है। और एक चीज और याद रख लेना आपको, मैंने बीच में बताया नहीं था आपको, कि जो साबुनीकरण विक्रिया में जो साबुन बना उसको आपको अलग करना है, ग्लिसरॉल को उसको अलग करना है, तो उसमें नमक मिलाना पड़ता है, सोडियम क्लोराइड मिलाकर उसको अलग करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ अपने पास डिस्कशन किससे संबंधित, साबुन से संबंधित। अब इसी प्रकार जो होता है ना वो होता है अपमार्जक। अब इसको समझो कि अपमार्जक किसको बोलते हैं, ठीक है। अपमार्जक जो है ना, हमेशा ये याद रखना आप कि अपमार्जक एक हमेशा कृत्रिम चीज होती है, कृत्रिम संश्लेषित। इसीलिए कहीं पे अपमार्जक लिखा हुआ हो या संश्लेषित या संश्लिष्ट अपमार्जक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कृत्रिम तरीके से ही बनाए हुए हैं। इसकी परिभाषा कर लें तो वहां पर अपन ने वसा अम्ल कहा था, यहाँ पर जो अपन बोलेंगे सल्फोनिक, क्या बोलेंगे, सल्फोनिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल जो होते हैं ना, उनके केवल सोडियम लवण, तो ऐसे बोल सकते हैं कि उच्चतर मतलब या दीर्घ कार्बन श्रृंखला या दीर्घ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त सल्फोनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के सोडियम लवण अपमार्जक कहलाते हैं। इसके लिए जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि अपमार्जक को साबुन रहित साबुन कहते हैं, अपमार्जक को साबुन रहित साबुन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साबुन रहित साबुन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये साबुन नहीं होते, रहित का मतलब साबुन नहीं है ये, लेकिन साबुन की तरह ही कार्य करते हैं, मतलब साबुन के समान गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन साबुन नहीं होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, साबुन रहित साबुन।